नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 15 नवंबर 2023 और आज जो है आपका डीपी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 50 में से मैक्सिमम प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप 40 प्लस या 44 या 43 प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए थे। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। अगर लेवल की बात करें तो कल के तुलना में आज थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बढ़ाया गया है, थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है डिफिकल्टी लेवल में, और आज जो है क्वेश्चन को मॉडरेट बनाया गया है। फिर भी हमारे पढ़ाए गए क्वेश्चन से है ना 40 तक जो क्वेश्चन हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ दे, बाकी सभी हमने पढ़ा रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं अभी करा रहा हूं तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं फ्री में। मिस्र काहिरा में इंटरनेशनल आईएसएसएफ 2022 में भारत को कितने पदक मिला था। देखिए क्वेश्चन बनने का कारण होता है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है भारत फर्स्ट रैंक हासिल किया था मिस्र काहिरा के अंदर जो आपका आईएसएसएफ चैंपियन हुआ था 2022 में। तो यहाँ पे भारत को 7 पदक मिला था और पहला स्थान हासिल किया था। इस प्रतियोगिता में भारत शीर्ष पर रहा था। 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक की जो है प्राप्ति हुई थी भारत को, और टॉप स्थान मिला था। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिला था। 1 2 का 4 मिला था, एक आपका 2 और 4 है ना, 1 गोल्ड 2 रजत और आपका जो है 4 ब्रांज मिला था। कल आपसे पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था, तो मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया था और एक रवि दहिया के द्वारा, यानी 2 रजत पदक में से एक मीराबाई चानू, एक रवि दहिया, और ये जो आपका गोल्ड दिख रहा है एकमात्र ये नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। जो कितनी दूरी भाला फेंके थे, 87.58 मीटर की दूरी को जो है जेवलिन को सफर का जो है तय करवाया था, जेवलिन को सफर करवाया था, तभी जो है ये गोल्ड जीत पाए थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आंकड़ा भी पूछा जाता है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को 61 पदक प्राप्त हुआ था और चौथा स्थान हासिल हुआ था। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स कल बात कर लिया था हमने, है ना, कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको मैं कल आपको सीट भी दे दिया था। इसी सीट में से ये छपा है, आप देख सकते हैं। तो ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है आपका एस अगेंस्ट ओड्स। अब जो ये सीट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें चौथा नंबर में मुझे दिख रहा है कि ये किताब आज के आए हैं सानिया मिर्जा वाला, है ना। कल ही दे दिया था ये पीडीएफ। भाई बंधु अच्छे से पढ़िएगा और मेरी जो मौखिक रूप से बात होती है उनको भी सुनिएगा, क्या पता कौन सी बात कब छप जाए, है ना। तो प्लेइंग इट माय बेस्ट सचिन तेंदुलकर का 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा का है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली का है। ओपन आंद्रे अगासी का। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह का। द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली का। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में भारत के लिए पहली बार व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते थे ओलंपिक के अंदर। वो ओलंपिक आपका बीजिंग के अंदर हो रहा था, बीजिंग आपका चाइना के अंदर है, और शूटिंग में 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीते थे इन्होंने भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से गोल्ड। तो इस पे जो एक किताब है ये शॉर्ट एट हिस्ट्री, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में इसकी प्रचलन है। देखिए एक मैंने आपको बताया था कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं घर जाता हूं मध्य प्रदेश में, आप गन्ने की खेती या फिर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उसमें एक टपक सिंचाई लगी रहती है ना। एक ऐसा यंत्र रहता है और पाइप के माध्यम से पाइप बिछा हुआ होता है खेत में, और ये जो है घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, और इससे पानी की फव्वारा निकलती रहती है बूंद बूंद के तरफ से। आपने पहले जब बाराती जाते होंगे तो सेंट छींटने वाला मशीन भी देखा होगा। सेम उसी प्रकार से सिंचाई भी होती है खेत में। इससे क्या होती है, पानी की कम खपत होती है और साथ ही साथ बूंद बूंद से जाने में जो है पौधे को काफी फायदा मिलती है। तो इससे एक प्रणाली है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। इसमें पाइप के जगह पे बांस का इस्तेमाल किया जाता है और बांस में जो गांठ होते हैं उसमें छेद किए जाते हैं ताकि पाइप का रूप दिया जा सके, ठीक है। और ये मेघालय के गारो वाला जो इलाका है, आप जानते हैं कि गारो खासी जयंतिया, ये कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो उसी इलाके में आपका ये बांस ड्रिप सिंचाई जो है प्रचलित है, ध्यान रखेंगे। तो मेघालय इसका राइट आंसर था। इसके अलावा कर्तन और दहन खेती प्रणाली से कर्तन कर लीजिएगा। कर्तन और दहन खेती प्रणाली जो है पहाड़ी इलाके में ही होते हैं, जिसे हम कंबाइंड रूप से झूम कृषि कह देते हैं। अब ये झूम कृषि को अलग अलग राज्य में अलग अलग के नाम से जानते हैं। जैसे 2-4 स्टेट का जो है आपको ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप बीवर और देहिया मध्य प्रदेश में झूम कृषि को कहेंगे, झारखंड में इसे कुरवा कहेंगे, राजस्थान में इसे बालरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोदू कहते हैं। तो इस प्रकार से ये झूम कृषि का नाम है, जरूर ध्यान रखेंगे भैया। ये अलग अलग नाम इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जो आप पार्लियामेंट देखते हैं उसे संसद कहते हैं, ब्रिटेन में हम पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। तो उसी प्रकार से ओवरऑल झूम कृषि कहते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मकर संक्रांति।
आप जब में जानते हैं कि भाई मकर संक्रांति, जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश के हैं, जब में जान जाते हैं कि मकर संक्रांति की त्यौहार चल रही है। लेकिन आप केरल में जाएंगे तो इसे मकर बिलक्कू कहेंगे, है ना। तो तमिलनाडु में जाएंगे तो इसे पोंगल कहेंगे, है ना। तो अलग अलग जाने पे नाम बदल जाता है, तो समझिएगा। इसके अलावा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आज से बताते आए हैं ये सब क्वेश्चन। ये सब तो बहुत पुराना, हमको लग रहा है कि पहली जब क्लास शुरू किया था तब से बताया भाई। तो ये हेक्टर मुनरो है, अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ा था बक्सर के युद्ध में, और रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था पलासी के युद्ध में। दोनों बात ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था पलासी के युद्ध में और हेक्टर मुनरो लड़ा था बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध की अवधि होती है 1764 और पलासी का युद्ध का जो होता है 1757। बक्सर आपके बिहार में है, जहां पे अभी अभी थोड़ी दिन पहले जो है बिहार के बक्सर स्टेशन के आसपास एक और स्टेशन है जहां पे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, आप सुने ही होंगे समाचार। इसके अलावा ये 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ, ये आपका पश्चिम बंगाल में पलासी का मैदान स्थित है। इसके अलावा जो बक्सर के युद्ध हुआ, इसमें त्रिगुटी सेना थे, जो कौन कौन से थे? तो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और आपका जो है मुगल बादशाह की संयुक्त सेना, है ना, और उसी दूसरी तरफ से अंग्रेज। लेकिन जो पलासी का युद्ध हुआ, इसमें मतलब मुगल उगल कोई नहीं था, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। एक मैंने आपको संधि बता रखा है, इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की संधि होती है जी 1765 में, है ना, बक्सर के युद्ध में हार के उपरांत। लेकिन मैंने बता रखा है कि जैसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ा था, तो इलाहाबाद की संधि हेक्टर मुनरो के साथ नहीं करवाना है, क्लाइव के साथ करवाना है भाई। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगला है कि सकेवा अंक धार्मिक त्योहार जो किरात खंभू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य में होता है? 4-5 दिन पहले सकेवा त्योहार जब सिक्किम के बारे में जानकारी दे रहे थे, उनकी गठन कब हुआ था, और ये क्वेश्चन कहां से उठा था कि मतलब एक कोई डेट था जहां पे 9 आपका जो है स्टेट एक ही दिन अपनी जो है मतलब बर्थडे मनाते हैं, एक ही दिन गठन किया गया था, ठीक है। तो वहीं पे सिक्किम एक राज्य है जो 1975 में बना था, 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो वहीं पे हम सिक्किम के बारे में एक जानकारी दिए थे कि यहाँ पे सागा दावा फेस्टिवल, सकेवा त्योहार और लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको सकेवा त्योहार पूछा गया है, जो किरात खंभू समुदाय होते हैं वहां पे, उनके द्वारा मनाया जाता है सिक्किम के अंदर, ठीक है। यह त्योहार बैसाख महीने में, जनरली अप्रैल महीना में मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य त्योहार में आएंगे तो लोसांग, एक लोसार है, लोसार एक से अधिक जगह पे मनाया जाता है। लोसांग आपका खाली सिक्किम में, और लोसार हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। तो अलग अलग याद रखेंगे। सागा दावा फेस्टिवल भी सिक्किम में मनाया जाता है। अभी हॉर्नबिल का समय आ रहा है, जरूर पूछा जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं। हॉर्नबिल त्योहार 1 से 10 दिसंबर तक हर साल सन 2000 ईस्वी से कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है, और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। मोत्सू महोत्सव का आयोजन भी नागालैंड में ही किया जाता है। नोंगक्रेम, ये खासी महोत्सव है ना, नोंगक्रेम और खासी ये दोनों मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम और एक नोकरेक फेस्ट, नोकरेक जो है ना, मैंने बताया है कि नोकरेक जो है ये सर्वोच्च चोटी है ना, मतलब मेघालय का, और ये आपका नोंगक्रेम फेस्टिवल है, ठीक है। इसके अलावा सोलुंग, मोनपा, मोपिन, ड्री लिखिएगा इसको, ड्री, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपका सोलुंग, मोनपा, मोपिन, ड्री, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाने वाली त्योहारों में से है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अंतिम गोल्ड कब जीता था? तो जो हॉकी है, जो हॉकी टीम है हमारा भारतीय का पुरुष वाला, तो अंतिम गोल्ड 1980 में जीते थे ओलंपिक के अंदर, और पहला गोल्ड भी हॉकी में ही आया था 1928, वो ओलंपिक एम्स्टर्डम में हो रहा था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो पहली बार 1928 में हॉकी में हमने स्वर्ण पदक जीता, और आखिरी बार 1980 में जीता, और बहुत दिनों के गैप के बाद टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक हमने जीतने में सफलता अर्जन किया है, ठीक है। भारत को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अब तक 10 गोल्ड मिले हैं। 10 गोल्ड का हिसाब किताब मैंने आपको पहले ही दे रखा था। 8 गोल्ड जो मिले हैं ओनली हॉकी के अंदर मिला है, 1 गोल्ड अभिनव बिंद्रा के द्वारा और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो इस प्रकार से 8 और 2 10 गोल्ड का हिसाब किताब लग चुका है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में
में हॉकी ने कौन सी पदक, तो कांस्य पदक प्राप्त किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ के ताजपोशी में भारत के किस नृत्यांगना को आमंत्रित किया गया था प्रदर्शन करने हेतु? आज बताए भाई, एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में बताए हैं, ठीक है। तो ये कुमारी कमला जो 57 सीरीज है, इसमें हुबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कुमारी कमला को जो है आमंत्रित किया गया था। महारानी एलिजाबेथ का राज्याभिषेक 1953 में हुआ था, जिसमें कुमारी कमला को आमंत्रित किया गया था। कुमारी कमला कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। कुमारी कमला को 1970 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के वर्तमान राजा कौन है? तो चार्ल्स थर्ड है। अभी ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स थर्ड है ना। सबसे लंबे अवधि तक यही जो है महारानी रही है ब्रिटेन में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी पिछली साल मृत्यु हो गया था। कुमारी कमला भरतनाट्यम, माफ कीजिएगा, भरतनाट्यम में महारत हासिल किया है, कथक में नहीं, भरतनाट्यम में। इसके अलावा ये कथकली और मणिपुरी भी कर लेती है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे जो है इनका डांस भरतनाट्यम है, ठीक है। इसी कारण 1970 में इसे पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जो 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है, ये आपका गुवाहाटी में संपन्न कराया गया। गुवाहाटी असम के अंदर है और इसके विजेता हरियाणा को घोषित किया गया है। तो अब अगले शिफ्ट में विजेता पूछा जा सकता है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में 2022 में आयोजित करवाए गए थे और इसके विजेता सर्विसेज टीम थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का, हॉकी नहीं होगा, हाँ हॉकी ये होगा। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप मेन वाला है और वो जूनियर वाला है। तो जूनियर वाला विदेश में हुआ है, जापान में, है ना। लेकिन जो मेन वाला है ये इंडिया में झारखंड में हुआ है, जिसके विजेता भारतीय है जापान को हरा के, है ना। ये मैं बता रहा हूँ, ये काफी लेटेस्ट करंट है। हालांकि इस एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें पक्का आएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। विजेता महाराष्ट्र को घोषित किया गया था, सेकेंड विजेता हरियाणा को और थर्ड विजेता एमपी को घोषित किया गया था। थर्ड विजेता कहने का मतलब कि पदक टैली में तीसरे स्थान पे। इसके अलावा अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? आज मेघालय से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। तो ये अहिया विंटर फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है, गारो हिल्स में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है। इसे VVI करके रखेंगे। जो बच्चे पहली बार सुनेंगे वो पक्का पश्चिम बंगाल मार के आ जाएगा और आके घर पे जो है कि पेन खटखटाएगा दांत से। इसके अलावा माजुली महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। माजुली नदी द्वीप भी है असम के अंदर, जो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप है नदी पर स्थित। और दुनिया के सबसे बड़े द्वीप खाली कहेंगे तो ग्रीनलैंड है, जो आपका डेनमार्क में स्थित है, लेकिन नदी द्वीप है माजुली जो असम में स्थित है। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में किया गया था? तो ये अमेरिका में किया गया था, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी उपज विदेशी है, लेकिन इंडिया में लाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है और अपना मुख्यालय 1882 ईस्वी में अड्यार को चुना था, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्यालय ना कब स्थापित किए थे? तो बताइएगा 1882 अड्यार में। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट है, जो आपके अमेरिका में बसाए थे, लेकिन इंडिया में इसे लाने का या फिर चलाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है। एनी बेसेंट को आप जितना भी कह लो कम होगा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया है, चाहे तो सामाजिक रूप से या फिर नेतृत्व करके जो है दिए हैं। जैसे आप कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली थी। इसके अलावा होम रूल लीग में साथ दिए तिलक साहब का। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी जो है चलाने का श्रेय अपने नाम किए हैं। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, आयरलैंड के रहने वाली थी, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयरिश एक आंख में भी होता है, तो वो आयरिश नहीं समझना है, यहाँ आयरलैंड के निवासी को आयरिश कहा गया है। इसके अलावा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी बता ही दिए। यंग बंगाल आंदोलन के जनक आपसे पूछे जाते हैं विवियन हेनरी डिराजियो, इस प्रकार से इनका नाम है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी इंडिया हाउस लंदन में बनाया गया था 1905 में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। एक गदर पार्टी होती है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लगाया गया था 1913 के दरमियान, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ विदेशी संस्था जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार द्वारा लगाई गई सीमा हटाने
है या प्रक्रिया का क्या नाम है? आपको याद होगा जब नई आर्थिक उदार नीति 1991 में पढ़ा रहा था तो मैंने अर्थव्यवस्था को भी समझाया था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपने इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे भाई, है ना, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है मेरे भाई। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भी होते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे साम्यवादी भी होती है, समाजवादी भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे दो को डिस्कस करता हूँ। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है इसमें क्या होता है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों की सहभागिता मिली जुली होती है। जैसे इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है कि समाज का कल्याण भी होना चाहिए, यानी मदद भी होना चाहिए और लाभ भी हो, है ना। अर्थव्यवस्था का तो नियम ही है भाई, लाभ हो, है ना, तभी तो अर्थशास्त्र है ना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है कि ये सामाजिक न्याय हो चाहे नहीं हो लेकिन लाभ हो। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसी कड़ी में ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये मेन फैसिलिटी होती है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब वहां का जो है मेन फैसिलिटी, हालांकि अपने इंडिया में भी है, 1991 में भी लाया गया था। तो जो उदारीकरण है, उदार मतलब आप समझ रहे हैं ना, लिबरल टाइप का, है ना, ज्यादा अंकुश नहीं लगाना कोई भी चीज पे, उदार स्वभाव के बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो ये जो उदार है, उदारीकरण, इसमें क्या होता है कि जो सरकार के नियम कानून जो होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं, उसको थोड़ा ढील देते हैं, मतलब छूट देते हैं, उसे उदारीकरण कहा गया, ठीक है मेरे भाई। निजीकरण से नाम से स्पष्ट है कि जो सरकारी के हाथ में है वो किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया चलाने के लिए, लीज पे हो या फिर और भी कोई हिसाब से हो, तो उसे निजीकरण नाम से स्पष्ट है। जैसे अभी बहुत सारे चीज निजीकरण हो रहे हैं, आप देख ही रहोगे। इसके अलावा उदारीकरण अर्थव्यवस्था के सेक्टर में सरकारी नियम कानून को कम करना या छूट प्रदान करने से, आप समझ रहे हैं। नई आर्थिक नीति 1991 में 3 चीज पे विशेष ध्यान दिया गया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण, है ना। और मैंने इसकी कहानी बता ही रखा है कि ये कहां से फूटा था, तो राजीव गांधी समय से ही फूटा था, लेकिन ये प्रचलन में मतलब पूरा रंग में कब आया, तो 91 नरसिम्हा राव के सरकार में आया था। उस समय मनमोहन सिंह साहब भी थे, लेकिन जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश का उदय हुआ था? भाई सभी जानते हैं, सिकंदर के आक्रमण और मौर्य वंश की स्थापना में मात्र 2 से 2.5 साल की गैप है। सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, और 322-23 में ईसा पूर्व में जो है आपका मौर्य वंश की स्थापना हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो भी किसके सहायता से, तो कौटिल्य के सहायता से। तो कहीं ना कहीं मौर्य वंश को टारगेट कल भी किया था एग्जामिनर ने। कल आपसे पूछा था कि मौर्य वंश की स्थापना किसे हराकर या किसे मारकर किया गया था, तो धनानंद को, जो नंद वंश के अंतिम शासक है। देखिए नंद वंश के प्रथम शासक भी आपसे पूछे जाते हैं, महापद्म नंद है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक भी आपसे पूछा जाता है, तो बृहद्रथ है। कौन है? बृहद्रथ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए कौटिल्य जो है इसे चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और एक अर्थशास्त्र का नामक किताब लिखे हैं, जो है तो राजनीति पर आधारित, लेकिन इसे कानून विज्ञान की किताब भी कह सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक ये जो कौटिल्य है, ये जो चाणक्य है, ये जो विष्णुगुप्त है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक, प्रधानमंत्री, है ना, वित्त मतलब संरक्षक कहिए, वित्त मंत्री नहीं कहिए, ठीक है। तो ये जो भी कहिए पेरेंट्स कह लीजिए, तो इन्हीं के सहयोग से किया था। इनके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किस ईंधन का उदाहरण है? देखिए बच्चा खाली मिट्टी ही लिखा था, लेकिन मैं मिट्टी का तेल समझूंगा यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी खाली लिखेगा तो फिर विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, है ना। क्योंकि मिट्टी से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना, जो भू ऊर्जा होगी, वो आपका नवीकरणीय स्रोत में आ जाएगा, और मैं पढ़ा रखा हूं, ठीक है मेरे भाई। भू ऊर्जा जो है, जो भू से ऊर्जा प्राप्त होता है, जनरली भूतापीय ऊर्जा होता है, वो आपका नवीकरणीय स्रोत में आ जाएगा। कि पृथ्वी के गर्म होने से जो रिफ्लेक्ट होकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो भूतापीय ऊर्जा है, और उसको जो प्रचलन में लाते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, तो पृथ्वी गर्म होना कभी खत्म नहीं होगा, और जब खत्म नहीं होगा तो नवीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा सिर्फ मिट्टी लिखा था, मैंने इसे मिट्टी तेल में कन्वर्ट किया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था, ठीक है। फिर भी कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी, तेल, ये जो है आपका उदाहरण है अनवीकरणीय स्रोत का। अनवीकरणीय क्या होता है? जो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। और एक होता है नवीकरणीय, जो कभी खत्म ना होगा, या फिर भविष्य में लंबे समय तक खत्म नहीं होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सब जल्दी खत्म होने वालों में से नहीं है। इसमें से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। जल ऊर्जा मतलब आपने जल से बिजली उत्पादन देखा होगा, झरना से गिरता हुआ जल से जो करंट पैदा किया जाता है वो देखे होंगे, है ना। तो ये सब कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? भाई नॉर्मन बोरलॉग है अमेरिकी, अमेरिका के रहने वाले थे। नॉर्मन बोरलॉग का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है वर्ल्ड स्तर पे। हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्नों के पैदावार में जो है बढ़ोतरी लाने की संबंधित एक स्कीम है, जो भारत में 1967 के समय आया था, सबसे पहले पंजाब में आया था, है ना। और इसे लाने का श्रेय
एम एस स्वामीनाथन को जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन जो है इंडिया स्तर पे हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। हरित क्रांति सबसे ज्यादा असर जो है किस फसल पे डाला, तो आप बताइएगा जी गेहूं पे डाला। खास करके अगर गेहूं में भी कैटेगराइज कर दिया जाए कि अमेरिकन गेहूं, इंडियन गेहूं, मैक्सिकन गेहूं, तो आप बताएंगे मैक्सिकन गेहूं पे डाला। इसके अलावा बर्गिज कुरियन भारत के केरल के थे। बर्गिज कुरियन का नाम आपने सुना होगा। ये दुग्ध उत्पादन से यानी मिल्क जो है मिल्क उत्पादन से जुड़े रहे, श्वेत क्रांति से जुड़े हैं, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भारत के जो है ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे, केरल के है ना कोझीकट या कालीकट में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मेंडेलीव जो है जो आधुनिक आवर्त सारणी से अपनी मत प्रकट किए थे, तो मेंडेलीव जो है ये रूस के वैज्ञानिक है, रूस के रसायन शास्त्री है, दामित्री मेंडेलीव। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों को जगह दिया था, परमाणु भार पर आधारित रखे थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग रखे थे। सर आइजक न्यूटन ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इनके बारे में जितना कहे कम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसके अलावा गति के 3 नियम, शीतलन का नियम, ये सभी के सभी सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। मोहिनीअट्टम से संबंधित नृत्यांगना कौन है, आपके ऑप्शन में थे वसुंधरा स्वामी, नीना प्रसाद, है ना, मीनाक्षी चितरंजन, एगो और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नीना प्रसाद जो है ये मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। वसुंधरा स्वामी का संबंध भरतनाट्यम से है, मीनाक्षी चितरंजन का संबंध भरतनाट्यम से है, तो ये दोनों भरतनाट्यम से हो गया। नीना गुप्ता तो मैथमेटिशियन है मेरे भाई, ये छोड़िए, ये नीना गुप्ता एगो हीरोइनो है जो पंचायत में आपने देखा होगा, जो मतलब प्रधान रहती है, ठीक है। तो ये नीना प्रसाद है यहाँ पे, ये क्या मोहिनीअट्टम से हो जाएगा, ठीक है, नीना प्रसाद। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है ये भगवान विष्णु की जो है इसमें किया जाता है नृत्य, इनके ऊपर आधारित है। इसे जो है इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, ठीक है, और ये सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे टफ स्टेप इसका माना जाता है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रमुख कलाकारों में जो भी कल्याण कुट्टी अम्मा, जो भी कलामंडलम वगैरह ऐसा लगा रहेगा ना, तो आप मार के आइएगा, आंसर सही होगा, ठीक है। तो कल्याण कुट्टी अम्मा वगैरह जो है मोहिनीअट्टम के हो जाएंगे। भारत के संविधान कितने भागों में विभाजित है, कल या परसों इस बात पर मैं विशेष रूप से डिस्कस किया था कि खाली भाग पूछे तो 22 बताना, लेकिन विभाजित शब्द अगर लिख दिया जाए तो फिर 25 बताना मेरे भाई। ये 25 कैसे आए हैं, तो जब मौलिक कर्तव्य को ऐड आपने किया तो 4 से 4 का ए बनाया, जब आपने नगर निगम को जगह दिया तो 9 से 9 का ए बनाया, और जब सहकारी समिति सहकारी संगठन माफ कीजिएगा इनको जगह दिया तो 9 से 9 का बी बनाया। तो ये जो 3 वर्ग है, तो 22 तो बेसिक रूप से है आंकड़ा 22, 23 कहीं लिखा हुआ आप नहीं देखेंगे, लेकिन ब्रांच बन गया कि 4 से 4 का एक ब्रांच बन गया। अगर एक काउंट करें तो 21 हो जाता, 23 हो जाता, और फिर जब 9 वाले 2 और बढ़ गए तो 25 हो गए। तो इस प्रकार से जो है 25 भागों में विभक्त है। संविधान निर्माण के समय आर्टिकल की बात करेंगे 395, 8 अनुसूची और 22 भाग था। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे पेन खटखटा के आ जाते हैं। भैया भारतीय संविधान में जो है प्रकृति जो है आंशिक रूप से तो सख्त है और आंशिक रूप से लचीला है, हर चीज की काट है ना, हर चीज की काट है, इसीलिए लचीला भी है और सख्त भी है। न तो पूर्णतः सख्त है और न तो पूर्णतः लचीला है भारत का संविधान, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी विस्तृत संविधान कौन से है लिखित वाला, तो ये हमारा भारत का है। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी ने पूछ लिया था सीजीएल में कि जो हमारा संविधान है उसको अंग्रेजी में हमने हस्तलेखन का काम किसने किया था, तो आपने कहेंगे प्रेम नारायण बिहारी रायजादा के द्वारा अंग्रेजी में संविधान को लिखा गया। अधिकांश बच्चे जो है भीमराव अंबेडकर साहब मार के आ गए। भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का जनक जरूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने लेखन का कार्य नहीं किया था। लेखन का कार्य जो है अंग्रेजी लिपि का प्रेम बिहारी रायजादा से करवाया गया था। इनके अलावा शक कहां पर निवास करते हैं, 3 दिन पहले यह भी मैं बताया हूं कि शक कोई वंश नहीं था, है ना भैया। तो शक जो है ये आपका मध्य एशिया से निवास करते हैं, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया में निवास करते थे। तो इसके मध्य एशिया परफेक्ट आंसर होगा। बताइएगा कि जगह का नाम था कि मध्य एशिया था, है ना, क्योंकि कभी कभी इसमें जो है पंजाब वगैरह भी ऑप्शन में हो सकते हैं, या फिर अफगानिस्तान का कोई पार्ट हो सकता है। इसके अलावा किसी मंदिर में मूर्ति कहाँ रहती है, ये तो आप सभी जानते हैं भाई। मूर्ति कहाँ रहती है, गर्भगृह में, गर्भगृह में रहते हैं मूर्ति। जैसे आपने केदारनाथ धाम को जो है बंद होते जो वीडियो है यूट्यूब वगैरह पे आप देखे होंगे, तो इसमें कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है गर्भगृह में आप प्रवेश कर रहे हैं, जो 4 महीने या 5 महीने जो नहीं खुलते हैं, है ना। तो आपने वहां से भी सुन रखा होगा, तो ये गर्भगृह में होता है। बौद्ध धर्म के जो महत्व के जो समान होते हैं, जो अंत्येष्टि के समान होते हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म के अवशेष होते हैं जो महत्व के समझे जाते हैं और उसे संरक्षण रखे
करने की जो जगह होते हैं उसे स्तूप कहा जाता है। और आज ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एक नहीं 3 बार बता चुका हूं, हर्निका या छत्र कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपसे पूछ लिया गया। इससे पहले वाले शिफ्ट में मैंने डिस्कस किया ही था कि 3 चीज जरूर देख के जाइएगा मेरे भाई, है ना। एक तो आप डीपीएसपी देख के जाओ, एक आपका फंडामेंटल राइट देख के जाओ, और एक आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज देख के जाओ। ये तीनों इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनसे आपको अवगत कराना है। डीपीएसपी क्या है कि भाई राज्य के प्रति राज्य को क्या कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल राइट क्या है कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, माफ कीजिएगा, और फंडामेंटल राइट क्या है कि हमारा क्या क्या अधिकार है, हम अपने अधिकार से कहीं वंचित तो नहीं हो रहे। तो इन सब के बारे में जानकारी जागरूक कराने के लिए यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मौलिक कर्तव्य है यह आपका 1976 में आया था, 42वां संविधान संशोधन था, और उस समय 10 प्रकार के थे, लेकिन आप 11 प्रकार के आज देखेंगे। जो बाद में आया वो 2002 में आया, इसका 86वां संविधान संशोधन था, और यह शिक्षा से संबंधित था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, उनके माता पिता का निःशुल्क नहीं, यहां पे निःशुल्क मत लगाइएगा, मौलिक कर्तव्य वाले में निःशुल्क नहीं लगाइएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है वहां पे निःशुल्क लगाइएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उन बच्चे का मौलिक अधिकार है। तो दोनों चीज है, दोनों के सेम ही संविधान संशोधन है, 86वां, ठीक है। अब ये आपका मौलिक कर्तव्य है जो 11 है, आपको 11 यहां पे दर्शाया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है 51 के ए का आय पूछा जाता है कि जो सार्वजनिक हित की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना। इसी बात का जिक्र आप डीपीएसपी के आर्टिकल 49 में भी देखेंगे, है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो प्रसूति सहायता है, ये आपका डीपीएसपी से लिया जाता है आर्टिकल 42 से, है ना। इसके अलावा भी आपसे जो है मौलिक कर्तव्य के कई सारे चीज पूछे जाते हैं, तो ये एक एक चीज जरूर ध्यान रखें। ये पीडीएफ आपको दे ही दूंगा। कीमियोथेरेपी क्या होता है, कीमियोथेरेपी क्या होता है कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को कीमो चढ़ाया जाता है, जिसे कीमियोथेरेपी कहा जाता है। और इस थेरेपी में काफी जो है पावरफुल होते हैं, जिसमें शरीर के बाल पूरे उड़ जाते हैं, है ना। और जो है अब इंटरनल इतनी तो जानकारी नहीं है इस चिकित्सा पद्धति से, लेकिन इतना जानता हूं कि ये कैंसर में दिया जाता है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं लिख पाया, क्योंकि अब इंटरनल बात मुझे पता नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्यादा रुचि भी नहीं लेना चाहते मेरे भाई। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, यह विषाणु जनित रोग है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेप का फुल फॉर्म क्या होता है, एनईपी, नेप होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी लॉन्च किया गया था 20 के अंदर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस किया है। 1986 आपका 10+2+3 था, इसको रिप्लेस करके 5, 3, 3 और 4 में ला दिया गया है, ठीक है। तो ये नेप है। इसके अलावा ये ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह के अन्य पुस्तक की बात करेंगे तो पाकिस्तान मेल, कंपनी ऑफ वुमेन, कर्मा, दिल्ली, ये सब प्रचलित है, जिसमें कंपनी ऑफ वुमेन काफी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा शंभू महाराज का संबंध किससे है, किस नृत्य से है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि महाराज साहब जो है या तो तबला बजाते हैं या कथक नृत्य करते हैं। इन दोनों की बात से बाहर कभी आ जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ, एक अपवाद मैंने जरूर बताया था, कोई एक महाराज था जिनके बारे में कुछ अपवाद मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताया था। लेकिन 99.99 केस में जो है आपको मिल जाएगा ये कि अगर वाद्य यंत्र से पूछ रहा है तो तबला बजवा लो, या फिर नृत्य से है तो कथक नृत्य करवा लो, तो ये कथक नृत्य हो जाएगा। कथक उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है इस्लाम धर्म के कुछ समावेशन भी देखने को मिलते हैं इस नृत्य प्रणाली में, क्योंकि जो है अवध के नवाब का संरक्षण प्राप्त हुआ था इस नृत्य को, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य को, ठीक है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, नालनी कमालनी, अस्थाना, ये सभी के सभी जो है आपके कहां से हैं भाई, तो कथक नृत्य से संबंधित है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से तबला उस्ताद कौन है, ये भी पूछा गया है। 4 ऑप्शन था, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, गुलाम अली और बिस्मिल्लाह खान। भैया स्पष्ट है जाकिर हुसैन, कोई कंफ्यूजन भी नहीं दिया। कितना लो क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करता। जाकिर हुसैन साहब। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। गुलाम अली साहब 2 हैं, एक बड़े गुलाम अली, एक छोटे गुलाम अली, तो एक जो है गायन से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान साहब ये आपके सहनाई से संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। अमजद अली खान सरोद प्ले करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 143 क्या है कि जब राष्ट्रपति देश हित या राजहित के लिए जो है परामर्श लेना उचित समझे सर्वोच्च न्यायालय से, तो परामर्श को प्राप्ति करते हैं आर्टिकल 143 के
तहत, है ना। इसके अलावा जो 52 से 61 है ये राष्ट्रपति से डायरेक्ट संबंधित आर्टिकल है। 52 में पद है ना। पकानी का में जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है 53 में, इस प्रकार से, है ना। और ये लास्ट में 61 आ जाएगा, तो 61 का जो है पकानी को का दियो दशम, तो मौ से महाभियोग हो जाएगा, इस प्रकार से। आर्टिकल 76 ये महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन करते हैं 5 वर्षों के लिए। आर्टिकल 72 क्षमादान की आर्टिकल है राष्ट्रपति का, और 161 राज्यपाल का क्षमादान का है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 108 संसद की ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन को, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 108 भी पूछ लिया गया है। देखिए हमारी ये थेसिस जितना मैंने बताया, कोई भी राष्ट्रपति से बात आएगा तो इतना जरूर बताया होगा, तब ये भी पूछ लिया गया, तो यही बात है ना कि बताऊंगा तो जरूर आएगा फैक्ट, तो फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अनुच्छेद 108 का संबंध जो है ये राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में जो है कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरी पेड पीडीएफ परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना। 25 रुपए के अंदर आपको दिल्ली पुलिस मिलता है। मैं तो कहूंगा कि आप 40 रुपया खर्च करो, मेरे 57 प्लस दिल्ली पुलिस का पीडीएफ आप ले लो, और इसको पढ़ के एग्जाम में जो है कम से कम मैं बता रहा हूं 80% से एबव क्वेश्चन सही करके आओ, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे भाई। इसके अलावा संसद के 2 बैठकों में मैक्सिमम 6 माह से अधिकतम गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो निरंतर देखा है तो फिर तो बात ही अलग है। पीडीएफ और वीडियो दोनों की जब मिल जाए, मेरी मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, तब तो बात ही अलग है मेरे भाई। नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसजेंडर में पहली महिला जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य में जो है पद्मश्री सम्मानित हुए हैं 2019 में, तो ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है। वैसे पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी नृत्यांगना भी है, लेकिन ये फिल्म से भी जुड़ी है और शास्त्रीय नृत्य से नहीं जुड़ी है। ये कौन है? मंजमा जोगति। कहां गई भाई? मंजमा जोगति। इन्हें 2021 में पद्मश्री से दिया गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी में दक्षिण विजय कौन थे? तो भाई मलिक काफूर इसके नेता थे। मलिक काफूर एक बेसिकली गए थे, आप सभी जानते हैं, चाचा जी लाए और चाचा जी को बोले मार दे इसको, तो मार दिया। आपने पिक्चर देखा होगा, है ना। कौन सा पिक्चर था भाई? पद्मावत। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता था, यानी सेकंड सिकंदर कहा नहीं जाता था, खुद को कहते थे कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। इसके अलावा खिलजी वंश के सबसे प्रमुख शासक हुए। इसके अलावा चाहे अच्छा काम के लिए चाहे बुरा काम के लिए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला, हजार खंभा महल, अलाई दरवाजा इत्यादि का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भूकंप कितने, अब देखिए बच्चे सिर्फ इतने लिखे हैं भूकंप कितने, मैं इनका राइटिंग नहीं समझ पाया, एक्चुअली लिख के भेजे हैं, तो मैंने मेरे हिसाब से भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया होगा। तो भूकंप 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न करते हैं, PSL, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी लव तरंग, है ना, जिसमें सबसे अधिक चाल प्राइमरी की होती है, दूसरा सर्वाधिक चाल सेकेंडरी की, और सबसे कम L तरंग की होती है। मैंने आपको बता रखा है कि जो जितना अधिक चाल से चलता है उतना कम खतरनाक होता है, तो प्राइमरी सबसे कम खतरनाक होता है, सेकेंडरी थोड़ा खतरनाक, और एल तरंग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने ये भी बताया कि एल तरंग को जो है भू तरंग भी कह देते हैं, क्योंकि जब भूकंप उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग मानिए, तो यहां से P निकल रहा है, तो P ऊपरों में निकल रहा है, नीचों में इसका झटका नीचे भी जा रहा है। S निकल रहा है तो ऊपरों की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन L जो निकल रहा है इसकी झटका खाली नीचे की तरफ ही लग रहा है, जो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी झटका ऊपर की तरफ नहीं जाता है ना। तो ये तीनों चीज समझ गए, ये चाल भी समझ गए, खतरनाक भी समझ गए। इसके अलावा कौन ऊपर कौन नीचे जाता है ये समझ गए। देखिए भूकंप से सबसे ज्यादा प्रश्न जो आता है कि ये आता है कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। और जहां पर भूकंप की झटका, ये पृथ्वी मान लीजिए, इंटरनल पार्ट मान लीजिए, तो यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई और ये आपकी यही पृथ्वी मानिए, चलिए इसको मान लेते हैं पृथ्वी, है ना। तो यहां से उत्पन्न हुई और यहां पे पहली बार झटका लगा यहां पर, तो इसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं, और जहां से उत्पन्न होती है फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आबादी में 3 टॉप स्टेट कौन कौन से हैं? मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी आंकड़ा पहला और लास्ट याद ना रखो, अंतिम 3 और पहला 3 जरूर याद रखें मेरे भाई, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे टॉप वाला जो है शिशु जनसंख्या 2011 के अनुसार। और कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। अब आंध्र प्रदेश का पत्ता कट गया है क्योंकि यहां से तेलंगाना अलग हो गया है। तो ये 4 स्टेट जरूर रहेंगे आपका, कहां पे? शिशु आबादी में 0 से 6 वर्ष से कम। अगर आपसे आने वाले समय में ये पूछ ले कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आबादी उस समय कितना था, तो आप बताइएगा लगभग 17 करोड़ था। और 0 से 6 माफ कीजिएगा 35 करोड़ के करीब होगा, ठीक है, ये 35 करोड़ के करीब होगा मेरे भाई, है ना, 38 करोड़ माफ कीजिएगा।
0 से 6 वर्ष जो है ये 17 करोड़ और 14 वर्ष तक के आबादी जो है लगभग 38 करोड़ के समीप था। आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो है ये जो पढ़ाई लिखाई वाली जो रोजगार है, जो हम पढ़ के रोजगार लेते हैं, उस पर क्या असर होगा, और हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे उस समय 6 वर्ष का था, अब तो 10 साल बीत चुके हैं, तो अब तो 17 वर्ष के हो गए ना मेरे भाई। मैट्रिक तो पास हो गए, इंटर भी पास हो गए होंगे मेरे ख्याल में, तो अब तो ये फाइट करेगा ना। तो इसीलिए पढ़िए अच्छे से, है ना। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है भैया? लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज प्रयासरत रहेगा। ये आपका 38 है, 38 डीपीएसपी में आएगा, और डीपीएसपी का लक्ष्य होता है कि राज को कल्याणकारी बनाना। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे नीचे मैं लिख दिया हूं कि डीपीएसपी के सभी अनुच्छेद कल के पीडीएफ में पढ़े, इंपॉर्टेंट वाला। इसके अलावा मदर टेरेसा निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों किया था? तो मदर टेरेसा जो है ये निर्मल हृदय एक धर्मशाला है, इसकी स्थापना इसलिए किया था कि उस समय जो गरीब आदमी दुखदाई मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, तो इनको जो है सुगम हो अपनी मृत्यु को प्राप्त करने में, यूथनेसिया कहा जाता है, जो इच्छा से मृत्यु मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बात वहां पे नहीं थी। मैंने जो अंतिम समय है उसका अच्छे से गुजरे, इसके लिए जो है निर्मल हृदय की जो है धर्मशाला की स्थापना किए थे मदर टेरेसा, ठीक है भाई, यही एक बात है। इसके अलावा 1952 में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से भी जुड़े रहे थे मदर टेरेसा। 1980 में भारत रत्न दिया गया था, और 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिविल सेवा में सिलेक्ट होने वाले पहला भारतीय, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लिखा है, आप लोग मुझे बताइएगा। क्यों? देखता हूं कि भाई एकदम बेसिक लेवल, यानी किसी एक पार्टिकुलर किताब जो हम जनरली जिस दिन से तैयारी करते हैं खरीद लेते हैं, तो उस किताब की पहला आ भी आप लोग याद रखे हैं कि नहीं। इसके अलावा स्तूप की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हर्निका या छत्र कहते हैं। इसके आगे कुछ बताना नहीं, क्योंकि स्तूप के बारे में सब कुछ बता दिया हूं। तो दोस्तों ये थे आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में हैं तो वहां भी मिलेगा। मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।